दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में कार्रवाई की है। हिरासत में लिया गया है आरोपी विभव कुमार। दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस से विभव को हिरासत में लिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विभव ने स्वाति मालीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे, जबरन सीएम हाउस में घुसने का आरोप लगाया। तो इधर स्वाति मामले पर वीडियो भी सामने आया है। तो स्वाति मालीवाल के केस में अब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें मालीवाल दिल्ली सीएम हाउस से बाहर निकलती दिखाई दी। वीडियो में भी देखा गया, वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि महिला सिक्योरिटी हाथ पकड़कर स्वाति मालीवाल को बाहर निकाल रही है। विस्तार न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये कहा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। अब तक हम लोगों को एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। आज सुबह हम लोगों ने एप्लीकेशन मूव की कोर्ट में, वो अभी ऑर्डर रिजर्व है, शाम तक उसका ऑर्डर आएगा। लेकिन जिस तरीके से पुलिस विभव को लेकर आई है, अब हम लोग अपने लीगल रिकॉर्ड्स के लिए यहाँ पर सारी लीगल टीम आई है। पुलिस वाले आपके सामने रोक रहे हैं, किसके दबाव में रोक रहे हैं, इस बात की भी छानबीन होनी चाहिए। पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि ये जो भी फॉल्स एलिगेशंस हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। विभव कुमार जी बिल्कुल पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए मेल भी कर चुके हैं और पूरी तरीके से ये आश्वासन भी दे रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिन 3 दिन से जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से मीडिया ट्रायल चल रही है, कोर्ट्स के अंदर जो भी जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो हम अवेल करेंगे और उसको रोकने के लिए पुलिस का जो रोल है वो बेहद निंदनीय है। सर, ये आपका नाम क्या है? सर, आपका नाम क्या है? नाम बता दीजिए। आपका नाम क्या है? नाम बता दीजिए। सर, नाम क्या है? सर, आपका नाम क्या है? संजीव। सर, नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम संजीव नस्यर है, लीगल सेल अध्यक्ष हूँ मैं आम आदमी पार्टी का। सर, एक चीज बता दीजिए। तो देखिए, स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोपी है विभव कुमार। अब इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस नजर आ रही है। एक और नया वीडियो स्वाति मालीवाल का सामने आया है। विस्तार न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इससे पहले 17 मई को एक वीडियो सामने आया था, जिसमें स्वाति मालीवाल सीएम हाउस के अंदर बैठी नजर आ रही थी। अब ये वीडियो इस घटना के बाद का बताया जा रहा है। मालीवाल ने अपनी एफआईआर में जिक्र किया था कि घटना के दौरान उनके कपड़े फाड़ दिए गए। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये मामला लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। किस तरीके से विमेन सिक्योरिटी सीएम हाउस से स्वाति मालीवाल को बाहर की तरफ ले जाती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरों में देखिए, लगातार स्वाति मालीवाल केस में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। स्वाति मालीवाल ने बड़ा आरोप सीएम हाउस में मारपीट का लगाया था। अब उसके बाद पुलिस ने विभव को गिरफ्तार कर लिया है। जांच की जा रही है। तो स्वाति मामले पर नया वीडियो देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विमेन सिक्योरिटी ने सीएम हाउस से स्वाति मालीवाल को बाहर निकाला था। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे साथ बदतमीजी की गई। मैं उनको बता रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर वार किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमृत तिवारी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमृत, जानकारी दीजिएगा। पुलिस की गिरफ्त में है विभव कुमार और पुलिस हर पहलू से जांच भी करेगी और एक नया वीडियो सामने आ रहा है जो और नए खुलासे कर रहा है। जी देखिए, विभव को लेकर के लगातार जो है पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही थी, उनका लोकेशन ट्रेस कर रही थी। 10 पुलिस टीमें तैनात थी, जिसमें से 4 टीमें जो है, जैसे कल खबर मिली थी कि विभव कुमार पंजाब के अमृतसर में हो सकते हैं, वहाँ पे भी पहुँची। लेकिन कहा जाता है कि बगल में छोरा पूरे गाँव में ढिंढोरा, उसी तरह से विभव कुमार सीएम आवास में मिले और पुलिस ने उन्हें ट्रेस किया और वहाँ पर पहुँची। दरअसल ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस को ये जानकारी दी गई थी कि विभव कुमार सीएम आवास में मौजूद हैं। तुरंत ही SHO सिविल लाइन्स वहाँ पहुँचे और विभव कुमार को उन्होंने हिरासत में लिया और उन्हें जो है थाने लेकर के आई सिविल लाइन्स थाने में लाने के बाद उनसे पूछताछ हुई और वहीं पे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया बाकायदा। आपको बता दें कि विभव कुमार के लिए एक बहुत बड़ा संकट का विषय, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का भी है, क्योंकि 25 तारीख को दिल्ली में मतदान होने हैं। विभव कुमार के लिए इसलिए बड़ा संकट है क्योंकि जितने भी सेक्शंस लगाए गए, धाराएं लगी हैं उनके खिलाफ, 354 से लेकर तमाम धाराएं, वो नॉन बेलेबल है, यानी कि उन्हें कोई जमानत नहीं मिलने वाली है। इस हिसाब से उनके खिलाफ जो है
धाराएं तय की गई हैं। और जिस तरह से मेडिकल में पुष्टि हुई है कि स्वाति मालीवाल के साथ जो है चोट लगी, उनके साथ मारपीट है, उनके हाथ और पैर में गंभीर चोट के निशान है। और इसके अलावा स्वाति मालीवाल ने कहा कि तबीयत खराब होने के बावजूद उनके पेट में लात और घूंसों से मारा गया है। ये आरोप जो है अपने आप में बड़े संगीन और घातक है, जो कि विभव कुमार के लिए संकट पैदा करने वाले हैं। ख्याल रहे आपको मैं बता दूं कि इसी दिल्ली में जब आंदोलन चल रहे थे महिलाओं के अधिकार को लेकर के, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी काफी मुखर थी। और उस दौरान जब निर्भया कांड हुआ था तो ये लोग लगातार कह रहे थे कि किस तरह से जो है धाराएं जो है वो तय हो, जिससे महिला सुरक्षा को लेकर के बात तय की जाए। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल, उन्हीं के सीएम आवास में जब यह मारपीट हो जाती है, इस तरह के बड़े संगीन आरोप उनके खिलाफ लगते हैं, तो पार्टी दूसरा रास्ता इख्तियार करती है, जिसको कहा जाता है ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। यानी कि अब उनकी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल जो आरोप लगा रही हैं वो गलत है। उनके पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि जो काम कर रहे हो बीजेपी के इशारे पे कर रही हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल भी पुरजोर तरीके से इस पे पलटवार अब करना शुरू कर दी हैं और उन्होंने हर मोर्चे पे जाकर के ये कहा है कि उनको उनका कैरेक्टर असैसिनेशन ना किया जाए, उनको किसी भी तरह से बदनाम ना किया जाए, कोई बदनीयत ना रखा जाए, क्योंकि इस मामले में पीड़िता सवाल यही है कि जब भी आरोप लगते हैं, जब भी महिला आवाज उठाती है, हम देख रहे हैं कि अन्य दल जैसे कि आम आदमी पार्टी भी ये आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। लेकिन उस चोट का क्या जो स्वाति मालीवाल के आंख में लगा है, जो पैर में लगा है, और ये तो रिपोर्ट्स ही बता रहे हैं ना। कल हमने देखा कि आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो स्वाति मालीवाल पर यह आरोप लगाती हुई नजर आई कि ये तो बीजेपी के एजेंट है। जी बिल्कुल, देखिए जब एक चीज इसमें हमें ये भी समझना होगा कि जब तक कोई कोर्ट से कोई चीज प्रूफ न कर दी जाए, उस पर जुरिडिक्शंस न आ जाए, तब तक ये नहीं माना जा सकता कि ये आदमी गलत है, ये आदमी सही है। स्वाति मालीवाल भी 3 दिन तक जब खामोश थी तो ये भी सवाल उठाया गया कि अगर वो पीड़िता हैं, उन्होंने पुलिस को कॉल किया था, तो 3 दिन तक खामोश क्यों रही हैं, ये सवाल भी उठता है। अब अंदर खाने जो बात चल रही थी कि 3 दिन तक अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के द्वारा उनको मनाने की पर्याप्त कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि 25 तारीख को मतदान होने हैं, दिल्ली में उनकी स्थिति अब सही होने जा रही है, ऐसे में वो इस तरह के कदम ना उठाए। हो सकता है उनके ऊपर मानसिक दबाव बनाया गया हो, ये भी हो सकता है कि उसके बाद जो है आपको ये भी ख्याल रखना है कि कल ही एक वीडियो वायरल कराया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें स्वाति मालीवाल जो है अभद्रता करती हुई बात करते हुए सीएम आवास में दिखाई दी। लेकिन इस वीडियो के बाद स्वाति मालीवाल ने भी आरोप लगाया और कहा कि देखिए जो है इस मामले में राजनीतिक हिटमैन ने फिर से साजिशें शुरू कर दी। अब राजनीतिक हिटमैन कौन है, इसका जो है लोगों ने निष्कर्ष यही निकाला कि उनका जो निशाना था अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे तौर पे था। और आज स्वाति मालीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से जो उनका पोस्ट था, जो तस्वीरें लगाई थी अरविंद केजरीवाल की, उसको हटा करके ब्लैक कर दिया है। यानी कि देखिए दोनों तरफ इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे होते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। अमृता, आप इस खबर पर पूरी नजर बनाए रखिएगा, आगे की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, भाजपा द्वारा जारी महिला विरोधी इंडिया गठबंधन को लेकर पोस्टर पर कांग्रेस ने अब पलटवार किया है। स्वाति मालीवाल के मामले में भाजपा ने पोस्टर जारी कर अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन का पार्टनर बताया है और साथ ही इंडिया गठबंधन को महिला विरोधी बताया है। तो देखिए, पोस्टर वार अब सोशल मीडिया पर छिड़ा हुआ है। एक पोस्टर जारी बीजेपी छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है, ये ऑफिशियल साइट है बीजेपी छत्तीसगढ़ की, और जिसमें इंडिया गठबंधन को महिला विरोधी बताया गया, जिसको लेकर सियासी पारा भी हाई देखने को मिल रहा है। तो देखिए, वार पलटवार का दौर जारी है और पोस्टर वार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है, भाजपा का पोस्टर शानदार है, ये कहना है कि स्तरहीन है और भाजपा मातहीन का शिकार हो चुकी है। 4 चरण के चुनाव में भाजपा की विदाई सुनिश्चित हो चुकी है। 11 सीटों में खाता न खुलने की स्थिति में भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर स्तरहीन है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मती भ्रम की शिकार हो गई है। चार चरण में देश में चुनाव हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की विदाई सुनिश्चित हो गई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से पराजित होने वाली है। हो सकता है कि 11 सीटों में उसका खाता भी न खुले।
तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बौखलाना स्वाभाविक है और इस बौखलाहट में स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार योजनाएं ही ऐसी बनाती थी जिसमें भ्रष्टाचार किया जा सके। कांग्रेस सरकार का सारा ध्यान सिर्फ भ्रष्टाचार के केंद्रीकरण और अलग अलग चीजों में लगा रहा था, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में जनहित देशी भाजपा की विश्व दर्शन जी की सरकार आ चुकी है और भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे। आप भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पर ही पूरा ध्यान रखते थे। छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे से आपने ऐसी ऐसी योजनाएं चालू की जो कांग्रेसियों की जेबें भरती थी, और उसका हश्र ये हुआ कि जनता ने आपको 5 साल के अंदर ही सत्ता से बाहर बेदखल कर दिया। और एकदम निश्चय है कि जितने भी भ्रष्टाचार आपकी सरकार में, एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उड़ीसा के सुंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आज शाम 5 बजे से प्रचार थम जाएगा और इसके बाद उम्मीदवार डोर टू डोर जमकर प्रचार प्रसार कर सकेंगे। आखिर वोटर्स के मन में क्या है, ये विस्तार न्यूज ने जानने की कोशिश की है। हमने आम लोगों से बातचीत कर ये जानना चाहा है कि आखिर वो अपने लिए कैसी सरकार चाहते हैं। उड़ीसा की जनता क्या कह रही है? उड़ीसा की जनता क्या इस बार बदलाव के मूड में है या जो वर्तमान की सरकार है उसे वोट देगी? और क्या स्थिति, क्या समीकरण, क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव तंती। कहाँ के हैं? सबडेगा। क्या स्थिति है यहाँ पे? यहाँ का स्थिति देखिए, सब एक्चुअली विकास के लिए उसका मेन मुद्दा है, उसी के लिए आए हैं और बहुत उत्सुक भी हैं कि मतलब छत्तीसगढ़ का सीएम जो आए हैं उससे बहुत उत्सुक हैं और उसी तौर से आए हैं। जनता पब्लिक में देख रहा हूँ जो एक आदिवासी क्षेत्र है ये, और आदिवासी क्षेत्रों पे एक बड़ी बात रहती है कि उनके विकास की। तो क्या आपको लग रहा है आपका विकास हो पाया है? नहीं हो पाया सर। अभी भाजपा सरकार आएगा तो शायद होगा, यही सोच रहे हैं हम। कहाँ कमी लग रही है? कहाँ कमी है? कहाँ कमी मतलब कुछ भी तो नहीं हुआ है, बस विकास विकास बोलते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बीजेपी या बीजेडी कौन अच्छा है? अच्छा है हमारा मोदी सरकार। मोदी सरकार कहाँ है अच्छा है मोदी सरकार? उसका काम गरीब लोग का करता है। और मोदी सरकार है, ये मामूली आदमी नहीं है बाबा, वो है सुदामा का जन्म लिया है। सुदामा का जन्म लिया है? हाँ, वो लिया है। अरे मोदी क्या, मोदी हर कुछ करता है। मोदी कैसे नहीं कर रहा है? नवीन क्या कर रहा है, हैं? नवीन तो खाली बोलता है सशक्तिकरण, लेडीज लोग को चोर बना दे रहा है। जो दे रहा है ना, जब पैसा दे रहे हैं खा जा रहे हैं, जो ले रहे हैं उसके बाद क्या कर रहे हैं? भिखारी जैसे कटोरा सब बर्तन उर्तन बेच के फिर भर रहे हैं पैसा। कि उड़ीसा की जनता है और 20 तारीख को मतदान करने वाली है और मतदान से पहले ये भी कह रही है कि हम भारत के मतदाता हैं और शातिर मतदाता हैं और जो अच्छा काम करेगा उसको हम वोट देंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। बीजेपी नेता अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्षय को पुलिस अभी भी गिरफ्तारी करने के लिए ढूंढ रही है और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अक्षय बम की अग्रिम जमानत पर फरियादी यूनुस पटेल ने हाईकोर्ट में आपत्ति लगा दी है। खबर पर बात करेंगे पूरे विस्तार से, लेकिन उससे पहले जरा समझ लीजिए क्या है पूरा मामला। तो देखिए, धारा 307 लगाई गई है और अक्षय कांति बम की तलाश पुलिस कर रही है। 10 मई को ट्रायल कोर्ट में अक्षय को पेश होना था, लेकिन अक्षय बम इस वक्त छिपे हुए हैं और पेश नहीं होने पर अक्षय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया। तो गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है और गिरफ्तारी से बचने के लिए अक्षय ने अग्रिम जमानत की मांग की है। फरियादी यूनुस ने अक्षय की अग्रिम जमानत पर आपत्ति ली है और धारा 307 के चलते उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया गया है। तो अगली सुनवाई जो कि अब 24 मई को होगी, इस पे फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या किया जाता है। 2007 के जमीन विवाद में अक्षय का नाम शामिल है और कई अन्य केस में अक्षय का नाम शामिल है।
तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज उड़ीसा के दौरे पर हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा से इसी दौरान खास बातचीत की ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे ने। सुनिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के नेता उड़ीसा प्रचार करने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हों, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हों, अरुण साव हों या मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य। आज हमारे साथ उड़ीसा में प्रचार करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका कैंपेन कैसा चल रहा है और आगे की क्या रणनीति है। विजय जी नमस्कार। सबसे पहले जी नमस्कार साहब। नमस्कार। किस तरीके से चल रहा है आपका कैंपेन उड़ीसा में? भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा के कार्यकर्ता समूचे देश में जा करके मतदाताओं के सामने हाथ जोड़ करके अपने सरकार के द्वारा किए हुए कामों को बता करके कमल के निशान के लिए वोट मांग रहे हैं। और यही काम हम लोग छत्तीसगढ़ से बहुत से कार्यकर्ता हमारे जैसे आकर के वो उड़ीसा में अभी काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद ये रहा कि आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की और लगातार कैंपेन कर रहे हैं। तो क्या किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और वो क्या बातें कर रहे हैं आप लोगों से? उड़ीसा में तो स्थिति बहुत ही गजब है। मैं कहता हूँ 25 साल की स्थायी सरकार जनता ने जिनको दिया, वो नवीन पटनायक जी ने क्या किया यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आता है। यहाँ पर गरीबों के लिए अन्न की कोई विशेष योजना नहीं है। जो केंद्र सरकार से आता है 5 किलो चावल वही दे दिया जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को भी कहते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छा धान का उत्पादन होता है। तो धान की खरीदी के लिए केंद्र के सरकार से अभी जो वर्तमान में 2183 रुपया निर्धारित है समर्थन मूल्य, वही समर्थन मूल्य यहाँ दे दिया जाता है। राज्य सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है। तो किस तरह से उड़ीसा चल रहा है ये तो समझने की बात है। 25 साल की सरकार के बाद अगर यह स्थिति है तो मैं सोचता हूँ कि यह चिंताजनक स्थिति है। इस सरकार को जनता को बदल देना चाहिए। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में धान की कीमत 3100 रुपये की बात की, पीएम आवास की बात की, वही मुद्दे आप लोगों के चुनाव प्रचार में हैं। तो क्या जनता आपकी बातों को किस तरीके से भरोसा करेगी? क्योंकि 25 साल से पटनायक सरकार है और इसी माहौल में वो लोग रहते आए हैं। कितना भरोसा करेगी आपके वादों पर? छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार आकर इस बात को कह रही है। सब आकर, माननीय मुख्यमंत्री जी आकर कह रहे हैं, हम लोग सब आकर के यहाँ पर कह रहे हैं इस विषय को। हम लोग बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने अभी बनते ही ये काम सारे किए हैं, अनवरत जारी हैं। तो ये सारी चीज़ों को बताने के बाद लोगों पे विश्वास आ रहा है, लोगों में परिवर्तन की भावना जागी है। मैं सोचता हूँ कि इस बार उड़ीसा में भाजपा की सरकार बनेगी। एक ये योजना है यहाँ जिसको बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया, सुकन्या योजना, सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना को लेकर लोगों में किस तरीके का उत्साह है? क्योंकि आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में पैसा दिया है महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये जो आपके वादे थे। यहाँ पर विश्वास लोगों को नहीं होता था, लेकिन हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की स्थिति बताई। मातारी वंदन के माध्यम से माताओं बहनों को प्रति माह 1,000 रुपया 1 या 2 तारीख को उनके खाते में मिल जाता है। यहाँ पर योजना का स्वरूप थोड़ा दूसरा है। यहाँ पर 50,000 रुपया दिया जाएगा 2 सालों में, ऐसा किया गया है। यहाँ एक मुद्दा आ रहा है चुनावी सभा में भी, पंडियन का जिक्र होता है। आखिर वो पंडियन है कौन और आप लोग इतना निशाना क्यों साध रहे हैं उन पर? नहीं, निशाना साधने का मसला ये है कि लोकतंत्र है भैया। नेता जो होते हैं वो सदन के, वो सरकार चलाते हैं, वो मुख्यमंत्री होते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री पुराने पटनायक नहीं है, पुराने बाबू नहीं है। यहाँ पर वो दूसरे अधिकारी जो हैं वो सरकार चला रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। ऐसा विषय हो गया है। तो भाई कहने का मसला ऐसा है कि लोकतंत्र है, आपको जनता ने आपको चुना है, आप सरकार चलाएं, उनसे जनता से बात करना मुख्यमंत्री से मिल पाता है। कोई यहाँ पर मुख्यमंत्री के दर्शन नहीं कर पाता है, कभी मीडिया से मुलाकात उनकी नहीं होती। ऐसे नहीं चलती है सरकारें। ये सरकार तो जनता उखाड़ कर फेंकेगी, पक्का है। आप लोग भी लगातार बता रहे हैं कि विष्णुदेव साय जी 11 बजे 12 बजे तक मिलते हैं। यहाँ तो 8 PM नो CM का आप लोगों ने नया नारा दे दिया है ना? है ना, ऐसा ही है। 8 PM नो CM मतलब यहाँ पर मुख्यमंत्री से किसी की मुलाकात हो, जनता का संवाद हो, जनता से कोई बात हो, जनता अपने मन की बात कोई बताए, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। और इसलिए मैं बहुत स्पष्टता के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जनता अपनी बात अपनी सरकार से कह सके और सरकार न माने तो सरकार को बदल सके, यही लोकतंत्र होता है। यहाँ दबाव की राजनीति भी बहुत की जाती है।
मैं अनेक विधानसभाओं में यहाँ गया हूँ, यहाँ पर लोगों ने बताया है कि दबाव की राजनीति की जाती है, फर्जी वोटिंग डाले जाते हैं। फर्जी वोटिंग डालने का मसला ऐसा है कि स्थानीय लोगों के बीच में दबाव करके और उनके लोग, हमारे विभिन्न पार्टियों के लोग। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अलग अलग राज्यों में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस वक्त वो महाराष्ट्र के मुंबई में मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। तो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में जब पहुंच रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक तो वो यादव ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी जाने जाते हैं, तो कई बार वो लिट्टी चोखा का आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सुनिए। 11 बार जवाहरलाल नेहरू ने संशोधन किया, 10 बार राजीव गांधी की सरकार में संशोधन हुआ, और तो और संविधान को एक तरफ करके आपातकाल लगाने की घोषणा की। ये भी पाप इनके ही सिर पे। ये संविधान से डराने की बात करेंगे, कौन सुन रहा है इनकी बात को। और ये एक नहीं, लगातार ऐसे घटनाक्रम है। 1971 से पहले से गरीबी हटाओ की बात करने वाले अभी भी लाख रुपए देंगे और वोट दे देना हमको। ये आज भी इस तरह से वोट मांगेंगे, लोग इनको वोट देंगे क्या। ये गरीबों का भी अपमान करते, महिलाओं का भी अपमान करते, और महिलाओं को लेकर के तो इनके लिए तंदूरवाला कांड से लेकर हमेशा कांग्रेस के सिर पे ये इतनी सारी पाप है जिसका कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस तब होता है कि मैं गौरव इस बात का महसूस करता हूँ कि मैं बाला साहब की धरती पे आया हूँ, और बाला साहब ठाकरे की इस महाराष्ट्र में हम उस आनंद से भर जाता है। वो भगवा पताकाएँ देश में सबसे पहले अगर विचारधारा की दृष्टि से फैली थी तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से फैली थी। मध्य प्रदेश में ये आज़ादी के बाद से हमारी विजय यात्रा चालू हुई। सबसे पहले देश में विधायक 52 में अगर कहीं बने तो मध्य प्रदेश से बने थे, जनसंघ के ज़माने से। और भी बाकी भी राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे मंदिर तोड़े गए, ये इतिहास भी है, तो मंदिरों का नया निर्माण चालू हुआ 250 साल पहले महाराज शिवाजी के समय से आज तक का भी समय है। और देवस्थानों के कारण से वर्तमान के दौर में सबसे ज़्यादा कष्ट किसी को हो रहा है तो कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वालों को हो रहा है। बड़ा दुख होता है कि एक तरफ बम गिराने वालों का लोग चरित्र जान रहे हैं और एक बम गिराने वालों का समर्थन लेके नकली शिवसेना सामने आ रही है। कितना दुख होता है कि मूसा जिसके समर्थन से माननीय बाला साहब की वो याद रखें अगर बात के चिमटी से भी मैं छूना नहीं चाहूँगा कांग्रेस का समर्थन। तो ये कांग्रेस का समर्थन लेकर के जिस ढंग का वातावरण बना है, मैं आप सब चूँकि मीडिया बंधु यहाँ मौजूद है, आपके माध्यम से यद्यपि आखिरी दिन है लेकिन ये मेरे भाव तो पहुँच ही सकता हूँ। जिस जगह से हम आ रहे हैं वहाँ तो हमारी चारों चरणों की 29 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि ये जो बात कही जा रही है कि लगातार एक के बाद एक आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है जो गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ जो 2014 में कह रहे थे कि मैं अपने बलबूते पर इस देश में सरकार पूर्ण बहुमत की बनाऊंगा, तब भी लोगों ने हंसी उड़ाई थी लेकिन उन्होंने करके दिखाया। और 2014 की घोषणा के बाद आतंकवाद पे काबू पाया। 2019 में जो उन्होंने कहा था कि फिर सरकार बनानी है और ये कलंकित धारा 370 से लेकर के देश में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चलना चाहिए। हम सब गवाह इस बात के कि चाहे भगवान राम के 5 साल के अंदर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद से लगा करके कोविड काल की कठिन चुनौतियों से लगाकर सारे मसलों पे एक सरकार देशवासियों का कितना अच्छा ध्यान रखती है, इसके उत्कृष्ट उदाहरण भी हमारे सामने आए। और अब जब तीसरी बार आ रहा है तो मेरा तो और आनंद आता है जब भगवान राम आनंद से मुस्कुरा रहा है। अयोध्या में महाकाल के महालोक में आनंद छाया है तो गोपाल कृष्ण क्यों सुने रहेंगे। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि जमुना जी के कृष्ण कन्हैया वो भी मुस्कुराए। और ये जो चुनाव है हम तो इसीलिए याद कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव ये गोपाल कृष्ण के मुस्कुराने का है। हम जिस बात के लिए जाने जाते हैं, अभी कभी कोई लोग ये कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हो। अरे भाई, हम धर्म की बात नहीं कहेंगे तो अधर्म की बात कहेंगे क्या? हमको क्यों नहीं कहना चाहिए? जिस कारण से देश की दुनिया में पहचान है, भारत के लोग दुनिया में कहीं चले जाए और अपने देश का नाम न बताए और लोग पूछे कहाँ से आए तो राम और कृष्ण की धरती से बता दें तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि भारत से आए। तो जिस पे हमको गर्व गौरव है उसके बारे में क्या संकोच करना। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात संक्षेप में कही है।
वैसे तो आप सब समझदार हैं, आखिरी दौर के चुनाव के इस परिप्रेक्ष्य में मेरी बातों को आपके माध्यम से आप सही अर्थ में पहुंचाएंगे, ये आपसे अपेक्षा करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये दौरा आपके माध्यम से भाजपा के लिए मैं गिलहरी की तरह अपना योगदान भगवान राम के काल में राम सेतु बनाने में जिस प्रकार से दिया था, इस तरह से अपना भी योगदान देने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल महाराष्ट्र में थे, मुंबई में थे केजरीवाल, जिस तरह से जेल से बाहर आए हो, लगातार ये कह रहे हैं कि जैसे ही एनडीए की सरकार बनती है, बन जाएगी, तो बीजेपी जितने भी अपोजिशन के नेता हैं सभी को जेल में डाल देगी। कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने वो जिनसे वो भूल गए केजरीवाल जी, जिनसे वो साथ में गठबंधन करके लड़ रहे हैं, सबको जेल में डालने का अपोजिशन का रिकॉर्ड तो कांग्रेस का है। 77 में किसने 74 में इमरजेंसी लगा करके बंद किसने किया था? आप उदाहरण बता दो मोदी जी का कि उनके अपने शासनकाल में किसी इस तरह से आपातकाल कभी हमारी सरकार अटल जी की सरकार में लगाया या मोदी जी की सरकार में लगाया? तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, करने वालों के साथ वो घूम रहे और हमसे पूछ रहे हैं। अपने उनसे पूछे जिनके साथ घूम रहे हैं। ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं। बीजेपी बार-बार आरोप लगाती है कि नकली शिवसेना, उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद बीजेपी ये कह देगी कि तो चलिए अब चर्चा खबरों पर करेंगे। आम आदमी सरकारी दफ्तरों में हर छोटे बड़े काम के लिए भटकता रहता है। अफसर और कर्मचारी उन्हें दफ्तर का चक्कर लगवाते रहते हैं और इसके पीछे की कई बार वजह होती है रिश्वत। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, कोंडागांव और बिलासपुर में एसीबी ने कार्रवाई की, उसमें भी आम लोगों को रिश्वतखोरों ने कुछ इसी तरह से परेशान कर रखा था। पहले बात करेंगे बिलासपुर की, जहां जमीन के समीकरण के लिए 2.50 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई और जिसके बाद पहली किश्त 1 लाख रुपए लेते बिलासपुर के रेवेन्यू इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तोरवा निवासी प्रवीण कुमार तरुण की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। प्रवीण कुमार की तोरवा में जमीन है, जिसके सीमांकन के लिए उन्हें नियमानुसार आवेदन पेश किया और इस काम के लिए जुना बिलासपुर के आरआई संतोष कुमार देवांगन ने संपर्क किया था और आरआई ने सीमांकन के लिए 2,50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी और पहली किश्त 1 लाख रुपए लेकर शुक्रवार को तहसील ऑफिस में बुलाया था। और इसी तरह से कोंडागांव में भी एसीपी ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता टीआर मेश्राम को शुक्रवार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा था। तो ठेकेदार तुषार देवांगन को माकड़ी ब्लॉक में चल रहे सप्लीमेंट्री काम के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए टीआर मेश्राम ने 7 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद कार्रवाई की गई। वहीं अंबिकापुर में भी एसीबी के काम के बदले में रिश्वत लेते नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय में सहायक संचालक बालकृष्ण चौहान और मानचित्रकार नीलेश्वर कुमार दुर्वे को रंगे हाथों पकड़ा है। तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। किर्गिस्तान में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के साथ ही मॉब लिंचिंग की घटना होने की खबर सामने आ रही है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में स्थानीय और विदेशी छात्रों के बीच में हिंसक झड़प की खबरें सामने आई है। बता दें कि भारत से लगे 10 से 12 हजार छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए किर्गिस्तान जाते हैं और वहीं छत्तीसगढ़ के भी 1500 से 2000 छात्र किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय और छत्तीसगढ़ी छात्रों में भय का माहौल बना हुआ है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर भारतीय छात्रों को भारतीय एम्बेसी से टच में रहने के लिए कहा है। उन्होंने लिखा है कि बिश्केक में भारतीय छात्रों की हालत पर निगरानी रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि स्थिति अब शांत है। छात्रों को दूतावास के साथ ही नियमित संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। बता दें कि किर्गिस्तान में भारत पे काफी संख्या में छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। किर्गिस्तान में मौजूदा हालात को लेकर नाम न बताने के शर्त पर छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक मेडिकल स्टूडेंट से हमारे संवाददाता अनमोल तिवारी ने खास बातचीत की है। सुन लीजिए। वहाँ क्या हालत है ये बताइए। अभी तो ठीक है, नॉर्मल है। थोड़ा आउटर में बिस्केक के थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। इस बिस्केक में उतना नहीं चल रहा है अभी। तो क्या हो क्या रहा है वहाँ पे?
मेन जो एक अरबी का कोई सीन था हॉस्टल में, कुछ लड़ाई वड़ाई हो गया लोकल और उसमें, तो उसके कारण ये लोग नहीं पता क्या टारगेट, सभी जो अब्रॉड वाले सभी को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या ये बताइए, जो फंसे हुए क्या मांग कर रहे हैं, जो बाहर के फंसे हुए हैं जैसे भारत के या फिर छत्तीसगढ़ के लोग, डर तो हो गया है, तो अब मांग क्या कर रहे हैं? हाँ, वही कि शांति जल्दी हो जाए, कि नॉर्मल हो जाए सब सिचुएशन, पुलिस और एम्बेसी थोड़ा ध्यान दे